कहानी खूनी राज। शहर के अमीर कारोबारी रमेश अग्रवाल की हत्या एक हफ्ते पहले उनके आलीशान बंगले में कर दी जाती है। हत्या की खबर से पूरा शहर हिल उठता है। रमेश की मौत के बाद उनके बिजनेस के सारे दस्तावेज और संपत्ति के अधिकार उनके परिवार और व्यापारिक साझेदारों के बीच झगड़े का कारण बन जाते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में रमेश के निजी सचिव राजू पर शक होता है। राजू की एक अज्ञात फोन कॉल और संदिग्ध हरकतें पुलिस के लिए संदिग्ध होती हैं। लेकिन राजू की बेगुनाही पर संदेह करते हुए पुलिस ने उसकी गहराई से जांच की। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि रमेश की पत्नी सुषमा और उसका बिजनेस पार्टनर विजय के बीच गहरे रिश्ते थे। सुषमा और विजय का आदान प्रदान काफी संदिग्ध था और दोनों के बीच कई गुप्त संदेश मिले। पुलिस की जांच ने यह भी उजागर किया कि रमेश और सुषमा के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। रमेश ने सुषमा को अपनी संपत्ति से बाहर करने का इरादा किया था, जिससे सुषमा और विजय ने मिलकर एक योजना बनाई। एक गवाह जो पास की दुकान पर काम करता था ने पुलिस को बताया कि उसने देखा था कि विजय और सुषमा रात के समय रमेश के घर के पास थे। उस गवाह की गवाही ने पुलिस की शक को सही ठहराया। अंत में सुषमा और विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत में सच्चाई सामने आती है कि उन्होंने मिलकर रमेश की हत्या की योजना बनाई थी ताकि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। राजू को निर्दोष साबित किया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। सुषमा और विजय को जीवन की लंबी सजा सुनाई जाती है और शहर में न्याय की बहाली होती है। रमेश की हत्या के मामले ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी परिवार और करीबी लोगों के बीच छिपे राज कितने खतरनाक हो सकते हैं। टाइटल: भूतिया हवेली। पात्र: राघव, एक युवा पत्रकार सुनीता, राघव की साथी और पत्रकार शिवलाल, हवेली का रखवाला श्रीवास्तव, हवेली का मालिक। कहानी: राघव और सुनीता एक पुरानी हवेली पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं और लोग इसे भूतिया हवेली मानते हैं। हवेली के मालिक श्रीवास्तव ने उन्हें बताया कि हवेली के भूतिया होने की बात सिर्फ अफवाह है, लेकिन वह चाहते हैं कि इस रहस्य को सुलझा लिया जाए। राघव और सुनीता हवेली के अंदर की स्थिति का जायजा लेने लगे। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। वे सभी कमरों को छानबीन कर रहे थे कि अचानक एक कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। राघव और सुनीता ने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना अलमारी हिल रहा था। जब उन्होंने अलमारी को खोला तो उन्हें अंदर एक जर्जर पुराना डायरी मिली। डायरी में एक पुरानी हत्या की कहानी थी। डायरी के अनुसार हवेली के पूर्व मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा अब हवेली में बसी हुई है। राघव और सुनीता ने इस मामले की छानबीन शुरू की और पाया कि डायरी में दिए गए विवरण से शिवलाल का भी कुछ संबंध था। जब उन्होंने शिवलाल से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि वह हत्या के समय हवेली में ही था और उसे सब पता था। शिवलाल ने स्वीकार किया कि वह श्रीवास्तव के साथ मिलकर हवेली को डरावना बनाना चाहता था ताकि उसे कम कीमत पर बेच सके। हत्या के बारे में सबको डराकर वे हवेली के मूल्य को घटाना चाहते थे। अंत में राघव और सुनीता ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने शिवलाल और श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया और हवेली की सच्चाई को सबके सामने लाया। हवेली की असली कहानी सबके सामने आ गई और राघव और सुनीता ने एक बड़ी खबर को उजागर किया। कहानी का शीर्षक: काला साया। प्रस्तावना: एक छोटे शहर में जहां लोग शांति से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, अचानक एक रहस्यमय हत्याकांड ने सबकी नींद उड़ा दी। यह शहर अब अंधेरे साए के नीचे छिपा हुआ था। कहानी: पृष्ठभूमि: शहर का नाम सुरभि था, जहां की खूबसूरत गलियां और खुशहाल लोग कभी भी किसी तरह की आपदा का सामना नहीं करते थे। लेकिन एक दिन शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यापारी अमरनाथ शर्मा की हत्या कर दी जाती है। अमरनाथ की हत्या ने शहर में सनसनी फैला दी। पहला भाग: हत्या की रात हत्या का खुलासा। अमरनाथ शर्मा अपने घर में एक पार्टी की मेजबानी कर रहे थे। पार्टी के दौरान अमरनाथ को अपने ऑफिस के सहकर्मियों, परिवार के लोगों और करीबी दोस्तों के साथ देखा गया। रात के अंत में अमरनाथ का शव उनके कमरे में पाया जाता है, जिसमें उनका शरीर खून से सना हुआ था और एक अज्ञात संदेश लिखा था।
काले साए से बचो। पुलिस की जांच। स्थानीय पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राजीव सिंह हत्या की जांच शुरू करते हैं। उन्हें अमरनाथ के कमरे में कोई ठोस सुराग नहीं मिलता, सिवाय एक धुंधले सीसीटी फुटेज के, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं दिखता। दूसरा भाग, संदिग्धों की तलाश, परिवार की स्थिति। अमरनाथ के परिवार में उनकी पत्नी सुमिता शर्मा और 2 बच्चे राहुल और पूजा शामिल हैं। सुमिता इस दुखद घटना के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और उनकी प्रतिक्रिया संदिग्ध प्रतीत होती है। राहुल और पूजा की भी कहानी में कई गहरे रहस्य हैं। राहुल का अपने पिता के साथ हाल ही में झगड़ा हुआ था और पूजा के कई प्रेम संबंध भी थे। सहकर्मियों की भूमिका। अमरनाथ के ऑफिस के सहकर्मी भी जांच के दायरे में आते हैं। विशेष रूप से एक सहकर्मी विनोद कुमार, जो अमरनाथ के व्यापारिक फैसलों से नाखुश था, पुलिस की नजर में आता है। तीसरा भाग, रहस्यों का खुलासा। पुराने प्रतिशोध। जांच के दौरान पता चलता है कि अमरनाथ ने कई साल पहले अपने एक पुराने व्यापार साझेदार को धोखा दिया था। यह साझेदार मुरलीधर अब एक छोटे शहर में रह रहा है और उसके खिलाफ कई अपराधी गतिविधियों के आरोप हैं। आखिरी सुराग। एक दिन राजीव सिंह को अमरनाथ के पुराने डायरी में एक संदिग्ध कोड मिलता है। जब इसे डिक्रिप्ट किया जाता है तो पता चलता है कि यह कोड मुरलीधर के ठिकाने की जानकारी देता है। चौथा भाग, समाधान, मुरलीधर की गिरफ्तारी। पुलिस मुरलीधर के ठिकाने पर छापा मारती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। मुरलीधर ने स्वीकार कर लिया कि उसने बदला लेने के लिए अमरनाथ की हत्या की थी। परिवार का रहस्य। मुरलीधर की गिरफ्तारी के बाद अमरनाथ के परिवार के कई छिपे हुए रहस्यों का भी खुलासा होता है। यह पता चलता है कि राहुल और पूजा ने अपने पिता की हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी ताकि परिवार का धन उन्हें मिल सके। निष्कर्ष। शहर सुरभि के अंधेरे साए को छांटते हुए पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलाई, लेकिन इस पूरी घटना ने शहर के लोगों को यह सिखाया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की अच्छाई पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। यह कहानी रहस्य, ड्रामा और अपराध की दुनिया में पाठकों को एक गहराई से ले जाती है और एक विचारशील अंत प्रदान करती है। टाइटल, तांडव। तांडव। परिचय। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां शांति और सादगी के बीच एक भयावह अपराध ने सबको झकझोर कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक में, जब गांव में एक परिवार पर एक ऐसा साया मंडराता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुख्य पात्र रामलाल यादव, गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक साधारण किसान है, परंतु अंदर से उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत गहरी है। सीमा यादव, रामलाल की पत्नी, एक सीधी सादी गृहिणी, लेकिन उसके अतीत में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे वह किसी से भी साझा नहीं कर सकती। विक्रम सिंह, गांव का एक बेरहम व्यक्ति जो अपने रसूख और पैसे की ताकत से पूरे गांव को डराता है। इंस्पेक्टर मोहन, ईमानदार पुलिस अधिकारी जिसने सत्य और न्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। नंदू, रामलाल का सबसे बड़ा बेटा जो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही एक ऐसी राह पर चला जाता है जहां से वापसी असंभव है। कहानी का आरंभ। रामलाल यादव का परिवार गांव में बेहद सम्मानित माना जाता है, लेकिन जब विक्रम सिंह, जो कि एक भ्रष्ट और क्रूर व्यक्ति है, रामलाल की संपत्ति पर नजर डालता है, तब से सब कुछ बदल जाता है। विक्रम सिंह चाहता है कि रामलाल अपनी जमीन उसे बेच दे, लेकिन रामलाल इसके लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। अचानक गांव के कुछ लोग गायब होने लगते हैं और इन सब घटनाओं का आरोप रामलाल पर लगाया जाता है। कहानी का विस्तार। पहला अध्याय, विक्रम सिंह के साथ टकराव की शुरुआत। कैसे रामलाल और विक्रम सिंह के बीच तनाव बढ़ता है। गांव में पहली बार डर का माहौल बनता है। दूसरा अध्याय, नंदू का अपराध की दुनिया में कदम रखना। विक्रम सिंह के साथ उसके संबंधों का बिगड़ना और उसमें बदलाव आना। तीसरा अध्याय,
रामलाल के परिवार पर पहला हमला, सीमा यादव का रहस्य और उसकी पुरानी जिंदगी का खुलासा। चौथा अध्याय, विक्रम सिंह की हत्या और उसका आरोप रामलाल पर। पुलिस की जांच और इंस्पेक्टर मोहन की एंट्री। पांचवा अध्याय, रामलाल का संघर्ष, कानून से भागना और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करना। छठा अध्याय, नंदू की असफलताओं का सामना और उसके द्वारा किया गया बड़ा अपराध। सातवां अध्याय, सीमा का अतीत कैसे वर्तमान से जुड़ता है और कहानी का सबसे बड़ा मोड़। आठवां अध्याय, पुलिस और अपराधियों के बीच अंतिम टकराव। इंस्पेक्टर मोहन और रामलाल का सामना। नौवां अध्याय, सच्चाई का खुलासा, विक्रम सिंह की असली मौत की वजह और रामलाल का अंत। अंतिम अध्याय, गांव की कहानी का समापन, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष और परिवार की कहानी का अंत। विस्तार। इस कहानी को आप 1000 मिनट में आसानी से फैला सकते हैं, जिसमें हर किरदार की गहराई, गांव की मानसिकता, कानून व्यवस्था की कमजोरियां और व्यक्तिगत संघर्ष को दिखाया जा सकता है। यह कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक साधारण जीवन में अचानक से इतना बड़ा तूफान आ सकता है और किस तरह के निर्णय इंसान को अपराधी बना सकते हैं। इस तरह की कहानी अगर विस्तार से लिखी जाए तो एक महाकाव्य की तरह बन सकती है, जिसमें न केवल अपराध का वर्णन होगा बल्कि इंसानी स्वभाव, परिवार की बारीकियां और सामाजिक ताने-बाने का भी गहन विश्लेषण किया जा सकता है। अगर आप किसी विशेष हिस्से पर विस्तार चाहते हैं या कहानी को और अधिक विकसित करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं।